गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में टॉपिक शुरू करेंगे अपना। फ्रिक्शन हेडिंग इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में पहली बात तो ये याद रखिएगा, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। पहली बात, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। तो मैं लिख के देता हूं, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स का फॉर्म है। इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। ये फोर्स का फॉर्म है। दूसरी बात जो फ्रिक्शन के बारे में याद रखेंगे, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि मैं आगे के लिए पैरों से अपने चलूंगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। जब एक कार मूव करती है तो टायर्स आगे के लिए चाहते हैं, कार आगे के लिए चल रही है, लेकिन जो टायर्स पे फ्रिक्शन लगता है, जो फोर्स लगाता है, रोड लगाता है, वो हमेशा पीछे की तरफ लगाता है। तो हम ये कह सकते हैं, इट ऑलवेज एक्ट्स in opposite direction. It always acts in opposite direction. ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। पहली बात हो गई, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, उसके बाद फ्रिक्शन लगने की एक कंडीशन है, दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ऊपर वाला जो हाथ है इसको आप कार समझिए। कार रोड पे चल रही है तो कार के टायर्स और रोड जो है वो हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे चल रही, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेटिव मोशन में होंगे। इट ऑलवेज एक्ट्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेटिव मोशन। दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। तो मैं लिखा, इट ऑलवेज एक्ट्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेटिव मोशन। तो मैंने अभी तक आपको 3 मेन पॉइंट्स बताए। पहला टॉपिक था जो फ्रिक्शन हमारा है, इसमें एक बात याद रखिएगा, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। पहली बात होगी। दूसरी बात, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरा मूव कर रहा है। तो जो रेस्ट में है वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर फ्रिक्शन लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे कि कार होती है, आपने कार में देखा होगा, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार रुक जाती है। ठीक है ना, कार रुक जाती है। ठीक हो गई बात। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब होता है कि आपके टायर रुक गए, आपके टायर का मूवमेंट रुक गया। लेकिन गाड़ी को रोकता कौन है, जब रोड पे गाड़ी होती है तो रोड उस टायर के ऊपर पीछे के लिए फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और आपका जो टायर है वो रुक जाता है। ब्रेक का काम सिर्फ इतना है, टायर गोल गोल घूम रहा है, ब्रेक उसका जो मूवमेंट है, जो सर्कुलर फॉर्म में टायर घूम रहा है, ब्रेक उसको रोक देता है। ठीक है, आपने कभी कभार देखा होगा ब्रेक लगाने के बावजूद भी गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है। स्लिप क्यों होती है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन किसी वजह से नहीं लग पाया। तो जो कार है या साइकिल है या बाइक है, स्लिप हो जाती है। बारिश के सीजन में अक्सर ऐसा होता है, जब कोई चीज मूव कर रही है, मान लिया आप स्कूटी से जा रहे हैं, बारिश पड़ी हुई है, रोड गीला है, तो जब रोड गीला होता है तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। आपने ब्रेक लिया, पता चला स्कूटी स्लिप कर गई। स्लिप क्यों करी भैया, आपने तो ब्रेक लगा दिए थे, उसको रुक जाना चाहिए था अपनी जगह पे, लेकिन वो नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी, क्योंकि रोड हमेशा टायर पे फ्रिक्शन लगाता है। आपने एक चीज और देखी होगी, जो कार्स के या स्कूटी के टायर होते हैं उसमें ऐसे करके डिजाइन पड़ा होता है, ऐसे करके रफ बनाए जाते हैं। रफ इसीलिए बनाए जाते हैं, जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जितना सरफेस रफ होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, वो चीज आसानी से रुक जाएगी। कभी भी आप नोटिस करिएगा कि फ्रिक्शन को, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि फ्रिक्शन जितना भी सरफेस रफ होगा
जितना रफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी बढ़ जाएगी। आप इमेजिन करिए जैसे आप रोड के ऊपर साइकिल चलाइए, रोड के ऊपर, ठीक है, रोड के ऊपर आपने चलाई, दोबारा आप साइकिल चलाइए, मान लीजिए आपके घर में मार्बल पड़ा हुआ, मार्बल पत्थर पड़ा हुआ, चिकना है, एकदम स्मूथ है, तो जब आप रोड पे साइकिल चलाएंगे, ब्रेक लेंगे तो साइकिल आसानी से रुक जाएगी। लेकिन अगर आप चिकनी चीज पे चला रहे हैं जो स्मूथ सरफेस है, तो ब्रेक लगाने के बाद भी जो चिकना सरफेस होगा वहां पे रुकने में मुश्किल होगी, हो सकता है स्लिप कर जाए। तो बात यह है, जितना सरफेस रफ होता चला जाएगा, जितना रफ होता चला जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी बढ़ती चली जाएगी, फ्रिक्शन उतना बढ़ता चला जाएगा। जितना सरफेस स्मूथ होता चला जाएगा, चिकना होता चला जाएगा, फ्रिक्शन उतना कम होता चला जाएगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अभी जैसे मेरे पेड़ है, ये सरफेस रफ है, तो हाथ इतनी आसानी से जो है स्लिप नहीं होगा। और यही अगर मैं क्रीम व्रीम लगा के बैठूं, सब करके बैठूं, जैसे ही हाथ रखो फिसल जाएगा। हाथ क्यों फिसल जाता है? जब क्रीम व्रीम लगी है, कुछ है, फेस पे कुछ लगा हुआ है, हाथ स्लिप कर जाएगा। क्यों? जब सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? जब स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, एक और एग्जाम्पल है, अभी मैंने अपने दोनों हाथ है, मैं रगड़ रहा हूं, ठीक है, रगड़ना, अगर इन्हीं दोनों हाथों पे मैं ऑयल लगा दूं, तेल लगा दूं, ये बहुत आसानी से मूव करने लगेंगे तेजी से। क्यों? सरफेस कैसा हो गया, ऊपर का हिस्सा स्मूथ हो गया, तो फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। अभी सरफेस रफ है, नॉर्मल हैंड्स है, तो आपको हाथ को रब करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, हाथ जो है वो नीचे वाला फोर्स लगाएगा, जैसे मैं हाथ आगे के लिए बढ़ा रहा हूं तो नीचे वाला हाथ पीछे के लिए फोर्स लगाएगा, तो मूवमेंट में दिक्कत होगी। लेकिन ऑयल लग गया, स्मूथ हो गया, स्मूथ में बहुत आसानी से मूव कर जाएगा। फिर से बात करते हैं, फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स। पहली बात, फ्रिक्शन एक फोर्स का फॉर्म है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना। बॉडी आगे के लिए चलेगी, फ्रिक्शन पीछे के लिए लगेगा। बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? इसके बाद इट ऑलवेज एक्ट्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेटिव मोशन। ये जब भी एक्ट करेगा उसकी कंडीशन है दो चीजों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे वो गाड़ी के टायर या रोड हो, ठीक है, चाहे ये मेरे दोनों हाथ हो। जब मैं हाथों को रगड़ूंगा तो ये गर्म क्यों हो जाते हैं? ये गर्म इसलिए हो जाते हैं, हाथों को रब करने से नीचे वाला जो हाथ होगा, अगर ऐसे आप रगड़ लें तो वो मोशन को अपोज करता है। जब वो अपोज करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगली बात, फ्रिक्शन जो है, सरफेस जितना रफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना बढ़ जाएगा। सरफेस जितना स्मूथ होगा, चिकना होता चला जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना कम होता चला जाएगा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आपको तो मुझे बहुत लिमिटेड पढ़ाना है, 11th क्लास में ये टॉपिक बहुत डिटेल में है, क्लास 11th में आपका जितना है सिलेबस में उतना बताता हूं आपको मैं। फ्रिक्शन जो है जनरली 3 टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स का होगा? 3 टाइप्स का, ठीक है। एक आपका कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक आपका कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक आपका कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। हो सकता है एक वर्ड आपका इसकी जगह और दे रखा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग की जगह पर हो सकता है आपके बुक में स्टैटिक फ्रिक्शन हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लिमिटिंग या स्टैटिक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे कि ऐसा हुआ, पहली बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक टेबल है, मैं टेबल पर फोर्स लगा रहा हूं लेकिन वो टेबल मूव नहीं कर रही है मेरे फोर्स लगाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ज्यादा है, वो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो ज्यादा है। मैंने फोर्स और लगाई लेकिन टेबल मूव नहीं करी। क्यों? क्योंकि मेरी फोर्स से ज्यादा कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसके ऊपर, उसको रोक रहा है। वो आपका कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं, मैंने अपनी फोर्स लगाई
लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, बॉडी मूव नहीं कर रही। ठीक है, वो आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा, बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, मूव करी नहीं है, मूव करने वाली है। मैं फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आ गया, मेरी फोर्स जो लगा रहा था उधर से फ्रिक्शन लग रहा था, अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आ गया, तो बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, बस स्लाइड करने वाली है लेकिन करी नहीं है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। अब मैंने फोर्स अपना बढ़ा दिया, अब फ्रिक्शन कम पड़ गया तो बॉडी मूव करने लगी, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग के लिए एक वर्ड 8th लेवल पे और यूज कर सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने फोर्स लगाया, भाई टेबल है, बहुत बड़ी सी टेबल है, सपोज बहुत बड़ी टेबल है, भारी, मैंने फोर्स लगाया लेकिन उसके बाद भी टेबल मूव नहीं करी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो उधर से लग रहा था वो ज्यादा था। ठीक है, टेबल मूव नहीं करी, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने फोर्स और लगाया, अपना फोर्स बढ़ा दिया, अब फोर्स इतना बढ़ा चुका हूं कि मेरी फोर्स फ्रिक्शन की बराबर हो गई, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और जो मैं लगा रहा हूं दोनों बराबर हो गए। अब जरा सी भी फोर्स अगर बढ़ जाए तो बॉडी मूव करना शुरू करेगी, उस कंडीशन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन करते हैं कि बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। और जब मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, फ्रिक्शन कम पड़ गया, तो डेफिनेटली बॉडी मूव कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। बाकी बाद में बात करेंगे। थैंक यू।